हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में। अब आपका सिलेबस ये आपके सामने है। आप लोगों को भी पता होगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हम जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले अपना बियरिंग कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट से। हम लोगों को सिलेबस कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी समझने के लिए कि बियरिंग कैपेसिटी होता क्या है, कितने टाइप का होता है, अल्टीमेट होता है, सेफ होता है, अलाउएबल होता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में एक थ्योरी क्वेश्चन की तरह से ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर आपको ये सारे टाइप्स उसी के अंदर एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये आपका एक टॉपिक है बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। अब ये बियरिंग कैपेसिटी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया, जो सिविल इंजीनियर्स, जो एक तरह से टरज़ागी हो गए, स्किम्पटन हो गए, मेयरहॉफ हो गए, ये सारे इंजीनियर्स ने अपना कुछ ना कुछ एनालिसिस किया, कुछ टेस्ट किया और उसको बताया। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पूरे इंडिया में वैलिड और माना जाता है और सॉइल मैकेनिक्स में भी जिसका सबसे ज़्यादा रिलेवेंस है वो है टरज़ागी, डॉक्टर कार्ल टरज़ागी इनका नाम था। इनके नाम से ही बनाया ये टरज़ागीज एनालिसिस। और ये सबसे ज़्यादा क्योंकि सुटेबल है सारे टाइप के फाउंडेशंस के लिए। इन्होंने कुछ रिजल्ट्स बताए, सारे टाइप के सॉइल पे इन्होंने टेस्ट किया, उससे जो जो चीज़ें सामने आई, कुछ एजम्पशंस जो वो लिए। जैसे हम लोग अभी तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब में जब भी हम लोग कोई बात करते हैं किसी थेसिस की, किसी एनालिसिस की, तो उसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस हर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ लिया होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेस्ट करते समय पता नहीं किया जा सकता है बट अंडरस्टूड होता है, वही सारी चीज़ें कहलाती हैं एजम्पशंस। कि अब जैसे उन्होंने सॉइल का टेस्ट किया तो वो मान के चले कि सॉइल के जो एक एक ग्रेन्स हैं वो सारे आपस में इंटरलॉक है प्रॉपर्ली। अब इसको एग्जैक्टली वहाँ पे देखा नहीं जा सकता है ना, तो क्या किया गया है कि कुछ चीज़ों को सॉइल को देख करके साइड पे ही एज्यूम किया गया कि ये सारे पार्टिकल्स आपस में इंटरलॉक्ड हैं। इसका जो सरफेस है वो रफ है, ये स्मूथ है, वो सारी चीज़ें क्या आती है, एजम्पशंस में आती है। तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस भी दिया और उन्होंने अपना एक एनालिसिस बताया। एनालिसिस में क्या बताया, बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अब वो ड्राई सॉइल पे भी बताया, वाटर टेबल जब ऊपर आ जाएगा ग्राउंड लेवल के आसपास तब उस समय भी बताया। सारे कंडीशंस में वो क्या किए, अपना बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया। तो आप पहले बियरिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, थ्योरी में आपको काम आएगा एग्जाम में, और नॉलेज के लिए भी सबसे पहले बियरिंग कैपेसिटी होता क्या है, कितने टाइप का होता है वो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको क्या किए, टरज़ागी जो है वो आपको कोई एक बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला बताए और बाकी सारे जो है वो उससे ही कैलकुलेट हो जाने वाले थे। तो आपको पहले सबका रिलेशन आपस में समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग क्यू यू बात करते हैं तो वो क्या होगा, आपको जैसे क्यू एन यू बात करते हैं तो क्यू एन यू क्या हो गया, क्यू यू माइनस गामा डी एफ हो गया। इस तरह से तो आपको डी एफ पता रहेगा, गामा वाटर का आपको पता है, और अगर आपको क्यू यू पता है तो उसमें से माइनस करके आप क्यू एन यू निकाल सकते हैं। तो फिर आपको क्यू एन यू के बारे में फिर फॉर्मूला नहीं चाहिए, फिर आपको सिर्फ क्यू यू का ही फॉर्मूला चाहिए। तो टरज़ागी जो थे वो उन्होंने सिर्फ क्यू यू का फॉर्मूला दिया और बाकी सारे को बता दिया कि सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड है। कहीं पे डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड है, कहीं पे प्लस गामा डी एफ करके रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ये जो बियरिंग कैपेसिटी के जो टाइप्स आप पढ़ेंगे 5.1 में, उसमें आप यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर टरज़ागी एनालिसिस एजम्पशन पढ़ेंगे। फिर वाटर टेबल अगर आ जाता है तो टरज़ागी के अकॉर्डिंग बियरिंग कैपेसिटी में क्या चेंज होने वाला है ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अब आ जाएंगे कि बियरिंग कैपेसिटी को निकालते कैसे हैं। तो दो तरीके के टेस्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, वो है प्लेट लोड टेस्ट और दूसरा है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। भर भर के इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चंस होंगे, कोई इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, और छोटा मोटा करेक्शन है जो एसपीटी के अंदर में आता है, उससे न्यूमेरिक आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सारे 30 सेकेंड्स के अंदर में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो बियरिंग कैपेसिटी इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा कि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज में पहला हम आपको बता दिए थे इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला चैप्टर, ये आपको क्या है, ये आपको कुछ वेटेज ले जाता है, 2-3 क्वेश्चंस इसके अंदर में से मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपको परमिएबिलिटी वाला चैप्टर, इसमें भी आपको क्या होता है कि ठीक ठाक सा इसमें भी क्वेश्चन आपको वेटेज मिल जाता है। अब ये सारा क्या सॉइल मैकेनिक्स का ही चैप्टर है। तीसरा हो गया आपको बियरिंग कैपेसिटी। ये सारे में से आपको क्या है कि एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन भी अगर आप बनते हैं तो ये पूरा सब्जेक्ट ऐसा है जियोटेक्निकल कि इसके सारे चैप्टर्स अपने आप में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करते हैं। बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आप 100 नंबर का एग्जाम देने जाएंगे आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा जियोटेक का। इसीलिए सारे ही यूनिट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है। और
आपका सिलेबस जो है एसबीटी का वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास का कवर कर देता है। जो आप ये 5 यूनिट्स अभी पढ़ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% हम लोग कह सकते हैं। रिमेनिंग जो आपका रह जाता है वो या तो आप बीटेक लेवल पे पढ़ते हैं या फिर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं फिर उसके लिए जब आप तैयारी करते हैं तो वहाँ आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, जैसे अभी आपको टेस्ट करने के लिए क्या है, बहुत सारे और भी टेस्ट हैं। अब बियरिंग कैपेसिटी क्या है, आप अभी पढ़ेंगे सिर्फ शैलो फाउंडेशन का, जो आपके 1-2 मीटर जो हम लोग ग्राउंड में एक्सकेवेशन करते हैं उसका आप सिर्फ पढ़ेंगे। जो डीप फाउंडेशन होते हैं जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया, केशन फाउंडेशन हो गया, ये सारे के आप एनालिसिस अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो वो सारे चीज़ें जो है वो रिमेनिंग वो जो 40% 55% जो हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको वो वाली सारे पार्ट्स जो है वो कवर होते हैं। ये बियरिंग कैपेसिटी आगे बढ़ के एक फाउंडेशन इंजीनियरिंग नाम के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। वो पूरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपको स्केम्पटन का एनालिसिस मिलेगा, मेयरहॉफ का एनालिसिस मिलेगा, टरजागी का एनालिसिस का और डिटेल्स मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो है वो सब मिला करके आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बनती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अभी जो आपको, क्योंकि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, अभी आप 10th पास करके या 12th पास करके आप डिप्लोमा कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में हैं, तो अभी आपको ये इतनी सारी चीज़ें ही बताने का जो टारगेट रहता है वो डिप्लोमा में यही रहता है कि स्टूडेंट को एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए हर चीज़ों का। आपको शेयर स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आए, परमिएबिलिटी के बारे में समझ में आए, आपको बियरिंग कैपेसिटी के बारे में समझ में आ जाए। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग भी उसी तरह से जैसे आपका सिलेबस लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम आपको सिर्फ कुछ फाउंडेशन, उसके कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स, ये पहले हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा समझाएंगे अभी लगभग 15-20 मिनट। और उसके बाद फिर जब, क्योंकि फाउंडेशन समझा देंगे, टाइप समझा देंगे, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, तभी तो हम आएंगे कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी बताना शुरू करेंगे तो फिर फाउंडेशन बताना ही पड़ेगा। फिर उसमें क्या होगा कि फिर अचानक से बीच में फ्लो जो है आपका वो ब्रेक हो जाएगा। तो पहले वाले जो ये 10-15 मिनट है ये हम आपको टोटल फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फुटिंग के नीचे क्या कहानी होती है, किस तरह से हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट समझा के कितने टाइप्स के फुटिंग हो सकते हैं वो समझा देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बियरिंग कैपेसिटी का, फिर टरजाकी का एनालिसिस क्या था, एजम्पशन क्या था और उसका फॉर्मूला क्या था। एजम्पशन के बाद आ जाएगा फॉर्मूला, इससे आएगा आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि आप सारे यूनिट से जो सिंपल न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो फॉर्मूला था क्यू यू का, या तो एग्जाम में डायरेक्टली क्यू यू पूछ लेगा, तो जो उसका फॉर्मूला है वो सारी चीज़ें या तो क्वेश्चन में गिवन होंगी या तो कहीं ना कहीं से डायग्राम से फाइंड आउट करना होगा। वो सारी चीज़ें जब हम लोग आगे करेंगे तो वहाँ आपको समझा देंगे। और फिर ये उसके बाद होने के बाद हम लोग फील्ड मेथड्स करेंगे। 2 टेस्ट करना है, प्लेट लोड टेस्ट, एसपीडी टेस्ट, ये करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसके। और लास्ट में फिर एक सिर्फ टॉपिक आता है वो है रिटेनिंग वॉल्स का, कि बेसिकली जो आपका सॉइल जो हम लोग रिटेन कर रहे हैं तो वो किस में रिटेन करते हैं, तो वो बियरिंग कैपेसिटी वाले चैप्टर में ही आपको ऐड कर दिया गया है। कि जब पहाड़ों पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक वॉल बना हुआ है और इसके पीछे पूरा मिट्टी भरा हुआ है, तो ये आपको कुछ प्रेशर लगाता है, या तो वो एक्टिव प्रेशर होगा या पैसिव प्रेशर होगा या फिर स्टैटिक प्रेशर होगा। तो उसके बारे में हम लोग बस बेसिक सी चीज़ें थ्योरी वगैरह पढ़ के और कितने टाइप्स के आपके अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ये पढ़ करके हम लोगों का ये वाला यूनिट कंप्लीट होगा। अब क्या होता है फाउंडेशन और क्या होता है आपका बियरिंग कैपेसिटी, ये समझिए। आप अपना कोई भी एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका लोड जो है वो अल्टीमेटली आपका फुटिंग्स पे आता है, कॉलम्स पे आता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कोई इस तरह से यहाँ पे एक बीम चलता, इसके ऊपर में आपका यहाँ पे ऐसे दीवार होता, इस तरह से आपका छत होता, ये नीचे वाला छत होता है यहाँ पे आपको। तो इन सारे का लोड जब हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, तो क्या होता था कि पूरा ये वॉल भी अपना लोड ग्राउंड में देता था। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि सिर्फ फ्रेम जो है वो आपका लोड ग्राउंड में ट्रांसफ़र करेगा, बाकी ये वॉल के जगह पे आप ब्रिक चाहे लगा लीजिए, चाहे आप ग्लास लगा लीजिए, वुड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे पार्टीशन का काम करेगा। तो आपका स्लैब का लोड आपके बीम पे आया यूडीएल बन के, इस स्लैब का भी लोड जो छत का लोड है वो बीम पे आया यूडीएल बन के, फिर बीम का ये यूडीएल जो W/L टोटल लोड है वो यहाँ पिलर में आ गया WL/2 सपोर्ट रिएक्शन बन के, यहाँ भी चला गया इसी तरह से कुछ WL/2 बन के। तो यहाँ से आपको एक लोड आ गया इस पिलर में। अब ये पिलर में जो लोड आया ये इस वाले पॉइंट तक तो पिलर में बिल्कुल आएगा पॉइंट लोड की तरह से। उसके बाद क्या होगा कि अब आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आपका पिलर का साइज़ आप जनरली भी अगर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे 300 mm by 300 mm अपने घरों में हम लोग देखते हैं इस तरह से,
जो ग्राउंड स्टोरी का या ग्राउंड G+1 G+2 स्टोरी का जो घर होता है जनरली, उसमें आप 300 बाई 300 इस तरह से कोई आप एक कॉलम का साइज़ देखते हैं। एक अर्थ के हिसाब से सोचिए कि पूरे सॉइल के आपका जो भी एरिया है उसमें आपका ये जो एक कॉलम है ये कुछ ऐसा इफेक्ट देगा ना, जैसा आपका एक पेंसिल आपका जो पेज पे इफेक्ट देता है। जैसे आप एक सिंपल एक खाली पेज लेंगे और उस पर अगर आप अपने पेंसिल से उसको पुश करेंगे तो क्या होगा कि वो उसको पॉइंट की तरह से उसके ऊपर एक्ट करेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको टीयर करके पेज को वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपका कॉलम का साइज़ है 300 बाई 300 400 बाई 400 जो भी आपका साइज़ है, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट लोड की तरह से ग्राउंड में एक पॉइंट लोड की तरह से लगता है, इस तरह से आकर के पॉइंट लोड उसी को कहते हैं हम लोग। अब ऑब्वियसली जब पॉइंट लोड होगा तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, कुछ इतना बड़ा होगा, जिसमें अगर इस कॉलम के सेंटर से लोड लग रहा है तो वो सेंटर वाला पोर्शन ही तो सारा लोड जो इसका एक्सेस होता है वही तो सारा लोड कैरी कर रहा है ना। तो ये 300 बाई 300 होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो बीच का ये जो कर्ण पोर्शन होता है जो आप सोम वगैरह में पढ़ते हैं कि इतने दूर के पोर्शन को हम लोग एक सेंट्रल पोर्शन ही मान लेते हैं। ये कितना होगा, मैं मान लेते हैं 100 mm बाई 100 mm, मतलब कितना 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या करेगा कि ये इतना ही कॉन्टेक्ट एरिया है, इसके ऊपर अगर लोड आ रहा है P = 500 किलो न्यूटन। अब इसको जब आप स्ट्रेस में चेंज कीजिएगा तो किलोन्यूटन को न्यूटन में कर लेते हैं अगर, तो 500 इंटू 1000 किलोन्यूटन को न्यूटन में कर दिए, डिवाइडेड बाई 100 बाई 100, तो ये कितना बन गया 50 न्यूटन पर mm² का आपका ये बन गया, एक तरह से स्ट्रेस बन गया, सिग्मा एफ जो भी कह लीजिए आप इसको। तो 500 किलो न्यूटन को 100 बाई 100 mm के एरिया में अगर हम लोग लगाए तो हम लोगों का ये बन करके आ रहा है कुछ 50 न्यूटन पर mm²। अब इसी चीज़ को, यही सेम लोड को अगर हम ये 300 बाई 300 का कॉलम से जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं, अगर हम इसको अब ऐसा एग्जांपल लीजिए कि अब आप क्या करते हैं कि आपका जो पेन है, इस पेन के ऊपर आप अपना एक हाथ रख दीजिए इस तरह से, और इसके बाद आप क्या कीजिए, या इस तरह से आप अपने हाथ के ऊपर पेन रख दीजिए, और फिर आप नीचे जो है वो आपका मान लीजिए जैसे टेबल है, फिर आप इसको ऐसे करके प्रेशर दीजिए और ये क्या करे, जाकर के टेबल पे जाकर के टच करेगा हाथ। अब उसके ऊपर जो लोड पड़ेगा तो अब आप फील कर सकते हैं कि टीयरिंग नहीं होगा, और क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना, अब आपका हाथ जो है वो ज़्यादा प्रेशर उठा लेगा जितना वो पेपर उठा रहा था। जब आप पेपर में इसी पेंसिल की तरह से इसको आप इस तरह से पेपर में आप इंसर्ट किए तो वो हो सकता है 20 न्यूटन के फोर्स पे फेल हुआ। तो जब आप कॉपी के ऊपर रखेंगे, पूरा थिक रहेगा, तो कॉपी के ऊपर जब आप उसको प्रेशर देंगे तो हो सकता है वो 50 60 100 न्यूटन तक का प्रेशर जो है वो झेल लेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कॉपी में भी छेद हो जाएगा आपके। उसी तरह से आप एग्जांपल हम आपको हाथ का समझा रहे हैं या कॉपी का समझा रहे हैं कि आपका ये एक पेंसिल था और इसको आप क्या किए कि एक कॉपी के ऊपर आप प्रेशर दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि ये ज़्यादा लोड रेजिस्ट कर पा रहा है। अब जब ये टोटल लोड जो उसके ऊपर आ रहा है, जब ये अब आपका पेन ये तो लोड यहाँ तक रिसीव कर ही रहा था, मान लीजिए कि अब आपका लोड जो है वो इस कॉपी पे ट्रांसफ़र होना है, तो वो क्या होगा, वो इस तरह से लोड जो है जितना भी इसका एरिया होगा उस पूरे एरिया में क्या करेगा, ये इस लोड को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इसी को आप देखिए साइड से एलिवेशन बना देते हैं, यही आपका वो पेंसिल है या कॉलम कह लीजिए, यही आपका वो कॉपी है जिसको आप फुटिंग कह लीजिए। अब यहाँ से लोड जो है, ये हम चारों डायरेक्शन में यहाँ दिखाए ना, यहाँ तो 2 ही डायरेक्शन दिखाना पॉसिबल है, यहाँ लोड इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। अब जब हम कहेंगे कि ये मेरा ग्राउंड है, अब बताइए इस ग्राउंड पे कितना लग रहा है प्रेशर, और यही वाला लोड अभी भी 500 किलो न्यूटन ही रखते हैं। अब इसको हम कर देते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1000 mm बाई 1000 mm कर देते हैं, ठीक है। अब हम बोले कि कितना लग रहा है, ऑब्वियसली आप यहीं से समझ सकते हैं कि 50 इंटू 1000 को आप डिवाइड करेंगे 1000 बाई 1000 से, कितना आ गया 0.5 न्यूटन पर mm²। यहाँ कितना था 50, यहाँ कितना है 0.5, 100 गुना ज़्यादा ये लोड आपका, इससे स्ट्रेस जो है वो इस छोटे वाले साइज़ की वजह से 100 गुना ज़्यादा था। और अभी क्या हो गया, थोड़ा सा 1000 बाई 1000 का आप एक प्लेट दे दिए, एक फुटिंग दे दिए, फाउंडेशन दे दिए, तो ये स्ट्रेस जो है ये आपका कम हो गया। अब फिर बाद में वो सारा आगे का चीज़ होता है जो आप आगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि 0.5 न्यूटन का तो अब आपका लोड की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। अब आप चेक कर लेते हैं उसको कि आगे आपको अगर कोई आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं या अगर आपका सॉइल है तो उसका कितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर कम का स्ट्रेस आ रहा है तो फिर सेफ है। अगर उसकी कैपेसिटी ही 0.4 है और आपका स्ट्रेस ही 0.5 आ रहा है तो ऑब्वियसली फेल करेगा।
फिर आप अगर सॉइल का कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप क्या कीजिए, इस फुटिंग के साइज़ को थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि ये वैल्यू 0.5 के बदले 0.4 से कम आ जाए, 0.35 आ जाए। फिर आप इसको डिसाइड करेंगे कि ये 1500 बाई 1500 रखते हैं। फिर आप चेक करेंगे, पता चलेगा 0.32 आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि अब आपका कैपेसिटी किसी भी चीज़ का, जैसे सॉयल हो कि कंक्रीट हो, उसका कैपेसिटी अगर 0.4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर था तो और आपका 0.32 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये लेस है। तो जितना लोड का इफेक्ट है वो लेस है उसकी कैपेसिटी से, तो कोई भी चीज़ फेल नहीं करेगा कभी लाइफ में। यही चीज़ होता है पूरे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, पूरे फाउंडेशन में यही वाला कहानी होता है। तो आपका लोड और स्ट्रेस कितना आ रहा है ये तो आपको निकालना आता है, ये तो आप पढ़े हुए सोम में, सिग्मा इजिकल टू पी बाई ए। पी आपको पता चल गया। अब आपको खेल समझ में आ गया कि एरिया जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा मेरा जो लोड का जो स्ट्रेस पड़ेगा वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके अभी यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फुटिंग का साइज़ बड़ा कर दिए तो अब वो जो पेंसिल वाला इफेक्ट था वो नोटबुक वाले इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब जब वो ग्राउंड पे लगेगा तो वो प्लेट का प्रेशर देगा, अब वो पॉइंट का प्रेशर नहीं देगा। तो अब जो इसमें लोड पॉइंट आ रहा था, ये वाला, ये जो पॉइंट लोड आ रहा था, ये अब इसमें क्या बन जाएगा, एक तरह से यहाँ यूडीएल ऐसा, यहाँ यूडीएल ऐसा, और इस तरह से पूरे में ये यूडीएल का इफेक्ट देगा। ये पूरा जो आपका फुटिंग है ये क्या करेगा, ये आपका इस तरह से यूडीएल लोड जो है वो आपके ग्राउंड में ट्रांसफ़र करेगा। और उसी के हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि ग्राउंड की अगर कैपेसिटी इस स्ट्रेस को लेने की है तो फिर इसमें कोई फेलियर नहीं होगा। अगर ग्राउंड की या किसी भी चीज़ की जिसकी कैपेसिटी उस लोड को बियर करने की नहीं है, आप अगर एक बोरा 40 किलो का नहीं उठा सकते, 50 किलो का, आपके ऊपर अगर 50 केजी का बोरा रख दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आप गिरेंगे। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये रहा आपका सॉयल और ये रहा आपका फुटिंग। फुटिंग में जो स्ट्रेस आ रहा है वो आपका लोड के वजह से आता है और फुटिंग के साइज़ के वजह से आता है। ये समझ में आ गया आपको, जितना साइज़ बढ़ाए और जितना लोड आ रहा था उस हिसाब से मेरा सिग्मा का वैल्यू आ गया। ठीक है। सॉयल का जो कैपेसिटी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी, जो आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। कि ये वाला चीज़ तो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वाले से आ गया। अब बाकी इसके अंदर का कि सर फुटिंग में कितना प्रेशर हो रहा है, फुटिंग में कितना रेनफोर्समेंट देंगे, छड़ कितना लगाएंगे, कंक्रीट कौन सा ग्रेड का देंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं आप 5th सेमेस्टर में आरसीसी में, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। वहाँ ये सारा बात होगा। मेन कॉन्सेप्ट वहाँ भी यही रहेगा कि सिग्मा इजिकल टू पी बाई ए ही होता रहेगा। लेकिन अब जब सिग्मा आया तो फिर उसके वजह से क्या फेलियर होगा, वो जो आरसीसी कितने तरीके से फेल करता है, वो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग 5th सेमेस्टर में, आप एसबीटी के हिसाब से। और 5th में और 6th में भी, ये दोनों में जो कंबाइंड पढ़ेंगे वो पूरा आरसीसी आप पढ़ेंगे बेसिक और एडवांस करके। तो अभी अब आपका जो कंसर्न है वो ये है कि सॉयल का जो बियरिंग कैपेसिटी है आप इसको निकालना चाहते हैं। ये अगर आपको पता चल गया तो फिर आप कह सकते हैं कि इसके, अगर आपको जब मान लीजिए कि जैसे टरजागी साइंटिस्ट ने आपको बता दिया कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कुछ इतना है एक पार्टिकुलर सॉइल के लिए पार्टिकुलर कंडीशन में, आपको अगर पता चल गया कि बियरिंग कैपेसिटी 510 किलो न्यूटन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके, मतलब एक्चुअल मान लीजिए कि आपका 750 किलो न्यूटन होता, फिर आप लगाए 2.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी या 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए, फाउंडेशन में थोड़ा ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो आप मान लीजिए 1.5 का लगाए, तो आप 750 डिवाइड बाई 1.5 किए और आपका यहाँ पे रिजल्ट आया 500 किलो न्यूटन। तो अब 500 किलो न्यूटन आपका लोड जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ है। मतलब अब आप किसी को अगर बताएंगे कि मैक्सिमम लोड कितना देना है तो आप बोलेंगे 500, आपको पता है 750 में वो फेल करेगा, लेकिन थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को कि मिट्टी एक्चुअल में वैसा नहीं हो जो आप एनालिसिस करके ला रहे हैं। हो सकता है जब बारिश का टाइम आए तो बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाए। हो सकता है लोड सडनली 1.5 गुना बढ़ जाए, आपके घर में कोई फंक्शन हो जाए, फंक्शन में आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लोग आ जाए, तो फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली लोड कुछ बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल बॉर्डर पे काम करेंगे तो फाउंडेशन की बात हो रही है, वो फेल हुआ तो पूरा का पूरा 10 स्टोरी का बिल्डिंग हो कि 20 स्टोरी का बिल्डिंग हो, पूरा गिर जाएगा, लाइफ का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो इंजीनियर्स जब किसी को बताते हैं कि आपको मैक्सिमम लोड कितना बियर किया जा सकता है, तो वो पहले ही थोड़ा सा मन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख लेते हैं कि 750 है, 750 बताते नहीं है, अदरवाइज वो 750 तक का लोड लगा देगा। वो क्या करता है 500 ही बताता है। तो ये जितना गैप से कम किया यही गैप कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है।
अब आपको 500 किलो न्यूटन पता चल जाएगा ये टरज़ागी के एनालिसिस से कि ये आपका अगर सॉइल का कैपेसिटी है। अब ये मान लीजिए आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पता चलता है कि सॉइल में आप ये पॉइंट लोड आ रहा था P, ये यहाँ पे आने के बाद पॉइंट लोड खत्म हो गया। अब पॉइंट लोड किस में कन्वर्ट हो गया, एरिया में कन्वर्ट हो गया ना। ये सिर्फ लोड आ रहा था किलो न्यूटन में, और यहाँ पे ये क्या चीज़ हो गया, ये इसका लेंथ और इसका विड्थ के हिसाब से ये वेरी करेगा। अब तो वेरी करेगा मतलब कि किलो न्यूटन अब क्या है, हर मीटर स्क्वायर में अलग अलग इफेक्ट देगा। 2 मीटर बाई 2 मीटर रख दीजिएगा इस फुटिंग को तो अलग इफेक्ट देगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर रखिएगा तो अलग इफेक्ट देगा। तो इसलिए जब भी आपका ये इस तरह से टरज़ागी के एनालिसिस से आपको पता चलेगा बियरिंग कैपेसिटी, वो इतना किलो न्यूटन हर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पता चलेगा। अब आप निकाल लीजिए कि आपके घर में लोडिंग के हिसाब से जो आप चेक करते हैं कि फार्मूला इस पे कितना लोड आ रहा है, आप चेक कर लीजिए कि आपको हर मीटर स्क्वायर में आपके लोड की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है। मान लीजिए आपका लोड निकला यहाँ पे 400, यहाँ पे मान लीजिए फुटिंग है 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो आपको पता हो गया कि 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका जो है ये आपके लोड की वजह से इफेक्ट आ रहा है। और कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उठाने की, तो ऑब्वियसली आप सेफ हैं। अब एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है, 750 है, मगर क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के बाद, जब आप 5th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक लिमिट स्टेट मेथड आता है। फिर लिमिट स्टेट मेथड में आप समझेंगे कि किस तरह से मटेरियल के क्वालिटी के हिसाब से भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है और लोड के बढ़ने और घटने के हिसाब से भी लिया जाता है। तो लोड क्योंकि अनसर्टेनिटी है लाइफ में, कभी भी आप एग्जैक्ट लोड अपने घर के ऊपर में नहीं बोल सकते हैं कि आपका इससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि आप टारगेट लगा दिए हैं कि आप 2-2 लोग हर रूम में रहेंगे, तो भी शादी का जब फंक्शन होगा तो लोड अनएक्सपेक्टेडली बढ़ेगा। तो इसलिए आईएस कोड होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड के कोड्स होते हैं, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि किसी भी एक घर में, किसी भी एक बेडरूम हो कि हॉल हो, उसमें मैक्सिमम लोड कितना जा सकता है। अब वो क्या लॉजिक उसमें लगाते हैं हम आपको पहले अभी यही समझा देते हैं। वो क्या कंसिडर करते हैं, मान लीजिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक टाइल्स कंसिडर करते हैं, टाइल्स या मार्बल जो आपके फ्लोर पे लगा रहता है। वो सोच, अब 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर बाई 1 मीटर। अब आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, फुटिंग कितना बढ़ा देंगे वो तो उसी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर जाएगा। मान लीजिए आपके हर मीटर स्क्वायर में 400 किलोमीटर का लोड है। अब मान लीजिए आपका ये 1.5 मीटर बाई 2 मीटर का आपका फुटिंग है, तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर बोला जाए कि इसके ऊपर कॉलम के ऊपर मैक्सिमम लोड कितना दिया जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर 1200 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि 400 किलो न्यूटन हर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकला था। अब अगर 3 मीटर स्क्वायर का दे रहे हैं तो वो मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, 1200 किलो न्यूटन ले सकता है। 3 मीटर स्क्वायर है, इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लोड जो निकाला जाता है घरों में कि मैक्सिमम लोड, आखिर कोई तो आपको कोई वैल्यू बताएगा ना। तो एक आईएस कोड होता है, आईएस 875 पार्ट 2। आईएस कोड अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ना कुछ कोड्स, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको बताती है कि जब भी बिल्डिंग या कोई भी चीज़ जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप बनाएंगे, सबका कुछ ना कुछ आपको चीज़ें होंगी जो आपको उसके लिमिट्स में रहना है। मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, क्या चीज़ें दी जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें जो आप किताब में पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअल में सारे सब्जेक्ट्स के जो किताब है वो भी आपको आईएस कोड से ही रेफरेंस लेकर के वो वैल्यूज़ बताते हैं। जो राइटर अपना थ्योरी लिखता है वो उसका लैंग्वेज है, वो आपको समझाने के लिए खुद से लिखा है। बाकी जो वैल्यूज़ है, अब राइटर अपना एक साइंटिस्ट बन करके एनालिसिस नहीं किया होता है। बुक का जो राइटर होता है वो होता है कि वो उन चीज़ों को जो आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग में यही होनी है, सिग्मा इजकल टू पी बाई ए है। अब इसी को समझाने के लिए अलग अलग तरीका अलग अलग राइटर्स के पास हो सकता है। जैसे अभी हम आपको किसी दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, कोई दूसरे टीचर आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो आईएस 875। अब 875 क्या नंबर है, हर अब आईएस कोड बहुत सारे हैं ना, तो सबको कुछ ना कुछ नंबरिंग देना होगा। तो 875 दिया गया जो लोड्स के लिए है। अब लोड्स में भी किसी ने कहा कि सर डेड लोड भी होता है, लाइव लोड भी होता है, स्नो लोड भी होता है, अर्थक्वेक लोड भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें अलग अलग पार्ट्स बना दिया। तो ये जो पार्ट 2 है ये लाइव लोड के बारे में बात करता है। लाइव लोड मतलब वो लोड जो इधर उधर होते रहते हैं, जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो लाइव लोड है, वो अभी यहाँ खड़े हैं फिर थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े होंगे। तो उनके बारे में वो मैक्सिमम क्या करता है कि वो एक एनालिसिस करता है कि 1 मीटर बाई 1 मीटर के टाइल्स पे मैक्सिमम कितने लोग खड़े हो पाएंगे। आप खुद ही अब इमेजिन कर लीजिए, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि 4 लोग यहाँ पे, अगर बहुत कोई शादी का भी सिचुएशन है, बहुत कॉम्पैक्टेड है, लोग भरे हुए हैं, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर के टाइल्स में अगर 4 लोग खड़े हो जाएंगे और एक का एवरेज वेट अगर आपका मान लीजिए 80 kg है,
तो फिर 4 का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 320 kg हो जाएगा, मतलब 3.2 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन बराबर 100 kg के आसपास। तो 3.2 किलो न्यूटन जो है वो पर मीटर में मैक्सिमम आपका लोड जो है आ सकता है। अब क्योंकि अगर ये हॉल है तो आईएस कोड भी आपको इसी तरह से प्रोवाइड करता है कि 5 किलो न्यूटन जो है वो हर मीटर स्क्वायर का जो लोड है ये आप ले लीजिए अपने कैलकुलेशन में। ये आप ले लिए, इसका मतलब है कि इतना ही लोड आपके बिल्डिंग पे आप मान के चल रहे कि लगेगा, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल सिनेरियो है। अब हो सकता है कि 80-80 केजी के नहीं, मैक्सिमम हो सकता है एक पार्टी में 100-100 केजी के 4 बंदे यहाँ पे खड़े हों, तो भी कितना होगा, 400 केजी लोड होगा, 4 किलो न्यूटन। तो आईएस कोड जो वैल्यूज़ बताता है ना, वो ये सारी चीज़ों को सोच करके कैलकुलेट करके बताता है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल जो लोड पड़ा वो अल्टीमेटली कितने मीटर स्क्वायर में आकर के लोड को ट्रांसफर करेगा, वो है आपका एनालिसिस का चीज़। और सॉयल उसको कितना बियर कर सकता है, तो सॉयल का आपको उतना ही किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये आपको निकालना है इस पूरे चैप्टर में। और इसी एनालिसिस को जो बताए हैं वो है टरजागी, और टरजागी के एनालिसिस को ही आप आगे पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, क्या होता है, लोडिंग किस तरह से आपके स्ट्रक्चर में लगता है। अब जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स हैं ये पढ़ लीजिए। जैसे आपका एक फाउंडेशन में क्यों हम डिज़ाइन करते हैं, फाउंडेशन जो हम डिज़ाइन करते हैं फिर मेरा मेन टारगेट क्या होता है, पहला कि सॉयल जो है वो शेयर में फेल नहीं हो। अब ऊपर के फुटिंग और कंक्रीट इस सब का बात अभी हम लोग अब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बता दिए कि इसकी बात होगी आरसीसी वाले सब्जेक्ट में। अभी इंपॉर्टेंट है सॉयल मैकेनिक्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहाँ पे आपका इस तरह से अर्थ था, आप ये वाला फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो फाउंडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये फाउंडेशन पहला कि शेयर के वजह से फेल ना कर जाए, क्योंकि सॉयल में लोड पड़ने के बाद सबसे जो पहला चीज़ जो उसमें होता है वो होता है कि उसमें शेयरिंग आ जाता है। अब क्यों आ जाता है कि अब सॉयल रखा हुआ है, मान लीजिए एक पहाड़ पे आप एग्जांपल देखिए, इस तरह से आपका पहाड़ है, ठीक है। अब इसका जो सॉयल है ये क्या है, ये अपना एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना रहा है, ये आपका कुछ एंगल होगा इसका फाई, जो इसको स्टेबिलिटी फिलहाल प्रोवाइड किया हुआ है। अब जैसे ही ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा भी आपका चेंज हुआ, तो थोड़ा सा भी चेंज होगा और ये स्लोप अगर आपको ऐसा हो गया कुछ, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आपका कोफिशिएंट एंगल ऑफ जो आपका ये रिपोज है जो आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो जैसे ही थोड़ा सा भी आपका बढ़ गया, ये क्या होगा, ये इतना टुकड़ा जो अनस्टेबल बन रहा है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यही होता है लैंडस्लाइड। तो सॉयल में सबसे पहले जो है ना वो यही वाला प्रॉब्लम होता है कि वो शेयर में फेल करने लगता है। तो पूरा जो इस सॉयल मैकेनिक्स में अभी जो इस चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे, उस पूरे में आपको जहाँ जहाँ भी आप बात करेंगे ना फेलियर का, आप देखेंगे वहाँ शेयर वर्ड आपको घुसा हुआ मिलेगा। जितने तरीके के आप फेलियर बात करेंगे सब शेयर फेलियर की बात करेंगे। फुटिंग आपका हो सकता है मूवमेंट में फेल हो जाए, फुटिंग हो सकता है आपका 1 वे शेयर में फेल हो जाए, 2 वे शेयर में फेल हो जाए, हो सकता है डिफ्लेक्शन में फेल हो जाए, मगर सॉयल की जब बात करेंगे तो अल्टीमेटली सॉयल शेयर में ही सबसे पहले फेल करता है। तो शेयर को हमेशा सेफ रखना पड़ेगा। अब शेयर भी कितने टाइप के हो सकते हैं सॉयल में, शेयर फेलियर, वो भी हम लोग 3 टाइप के होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी तो फिर आगे जाके समझ में आएगा कि टरजागी ने जो फॉर्मूला दिया वो अलग अलग शेयर के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया। तो ये अलग अलग शेयर क्या होता है यही नहीं पता चलेगा तो समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो चीज़ें हम आपको डायग्राम से आगे समझाएंगे कि ये जनरल शेयर फेलियर होता है, लोकल शेयर फेलियर होता है और पंचिंग शेयर फेलियर होता है। उसी हिसाब से फॉर्मूला भी टरजागी का थोड़ा थोड़ा सा बेसिक जो फॉर्मेट है वही रहेगा और कुछ कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, जो जनरल में कुछ और रहेगा, लोकल में कुछ और रहेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये समझ में आना है कि जनरल, लोकल और पंचिंग ये तीनों शेयर फेलियर कैसे कैसे होते हैं, ये समझ में आ जाएगा डायग्राम से। तो फिर आपको अप्लाई कर लेंगे, आप रियल लाइफ में बनाने भी जाएंगे। अगर आप अपना कहीं स्ट्रक्चर और आप अगर जियोटेक्निकल इंजीनियर बन गए, आपको टेस्ट करना है तो आपके ऊपर है ना कि आप डिसाइड करेंगे कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल बैठेगा। तो आप साइड पे जो सॉइल देखेंगे उसी से आपको समझ में आने लग जाएगा कहानी, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सेटलमेंट वाला। ये जो शेयर वाला प्रॉब्लम होता है ये ज़्यादातर आपको जनरल में देखा जाता है और लोकल में देखा जाता है। सेटलमेंट जो होता है ये होता है आपको पंचिंग फेलियर में ज़्यादातर। पंचिंग फेलियर क्या होता है, वही पेन और पेंसिल और आपका पेज वाला एग्जांपल है कि अगर आप सिर्फ एक A4 साइज़ का पेज रखिए और उस पर आप पेंसिल से इस तरह से प्रेशर दीजिएगा तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा पूरे पेपर पे, वो क्या करेगा सीधा इसको फाड़ते हुए बाहर आ जाएगा इस तरह से।
तो ये जो बाहर आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचिंग फेलियर। तो इसमें क्या होता है कि आपका फुटिंग जो है वो सडनली नीचे की तरफ चला जाता है ना, क्योंकि ये इस तरह से आपका फाउंडेशन का लोड आ रहा है और ये ग्राउंड में इस तरह से लग रहा है। अब मान लीजिए आपका फुटिंग आप दे दिए बहुत पतला, अब फुटिंग उतना पतला में काम होता नहीं, आपको देना था एक टेक्स्ट बुक देना था और आप दे दिए उसमें 2 पेज, तो 2 पेज को ये वाला जो पॉइंट लोड है ये 2 पेज आपका बियर नहीं कर पाया, तो वो उसको फाड़ते हुए क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जो नीचे चला जाता है वही आप देखते हैं कि कई बार आप देखते होंगे कि आपका जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर में ज़मीन में आकर के गिर गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। वो यही हुआ कि आपका फाउंडेशन में पंचिंग फेलियर हो गया। वहाँ से ये चीज़ बताया जाता है कि ये जनरल शेयर फेलियर हुआ कि लोकल शेयर फेलियर हुआ कि पंचिंग हुआ। तो अगर बिल्डिंग टिल्ट कर रहा है और टिल्ट करते 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 फेल कर रहा है तो या तो जनरल होगा या लोकल होगा, वो फिर आगे देखा जाता है सॉइल के हिसाब से। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग बिल्कुल खड़ा खड़ी गिर गया तो इसका मतलब है कि पंचिंग शेयर फेलियर हो गया, फाउंडेशन आपका फेल करके फुटिंग को तोड़ता हुआ ज़मीन में चला गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि फुटिंग का साइज़ कम दे दिए, लोड बहुत ज़्यादा हो गया, साइज़ कम हो गया। इसीलिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फुटिंग का साइज़ निकालते हैं हम लोग कि कितना फुटिंग दे जिससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सेटलमेंट और आपका ये जो शेयर है, ये 2 आपका मेन रीज़न होता है फाउंडेशन के फेलियर का। अब आगे बढ़ें, कोई चीज़ बताएं उससे पहले एक छोटा छोटा सा ये थ्योरी, आप वैसे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपने पढ़े होंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन ये 2 टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। डायग्राम शायद नहीं है, कुछ बेसिक डेटाज है, यही बेसिक डेटाज और यहीं पे डायग्राम हम साथ में बना देते हैं। जनरली जैसे आप ब्रिक वॉल का आप अपना फाउंडेशन देखते हैं, अब आपका मान लीजिए कोई गार्डन है या कोई आपका बाउंड प्लॉट है, उसमें आप यहाँ इस तरह से ये चारों तरफ आप ब्रिक वॉल दे रहे हैं। तो ब्रिक इसका अगर हम कहीं से भी क्रॉस सेक्शन बनाएं, यहाँ से क्रॉस सेक्शन बना दें या फिर यहाँ से बना दें, कहीं से ही बना दें, सबका लगभग एक ही टाइप होगा। तो वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ ब्रिक वर्क इस तरह से चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्रिक वर्क को इस तरह से मोटा कर दिया जाता है, इस तरह से। अब फिर उसके बाद आप देखते हैं कि नीचे में कुछ इस तरह से एक फुटिंग प्रोवाइड किया जाता है जो कंक्रीट का होता है या कई बार आरसीसी का भी होता है, वो डिपेंड करता है कि रेनफोर्समेंट लगाना है या नहीं लगाना है। जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं, जब भी इस तरह से ब्रिक वॉल आप देखेंगे तो हम लोगों का अगर हैवी लोड नहीं आ रहा होता है तो हम लोग सिर्फ नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिक सोलिंग करते हैं। अब ब्रिक सोलिंग करने के बाद एक हार्ड सर्फेस प्रोवाइड हो गया, उसके ऊपर में हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। अब कॉन्क्रीटिंग करके उसके ऊपर से फिर हम लोग ये ब्रिक वॉल को खड़ा कर देते हैं। तो ये जो है ये कहलाता है स्ट्रिप फुटिंग। क्यों स्ट्रिप फुटिंग, नाम समझ लीजिए। ये क्या कर रहा है, ये फुटिंग का अगर हम इसका विड्थ बनाना चाहें, ये जैसे आपका दीवार है, ये हम इसको अभी सिंगल लाइन में, मतलब इसका हम सेंटर लाइन जो है हम ये मान लेते हैं कि ये वाला मेरा दीवार सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर लाइन से ये फुटिंग क्या है, इतना कुछ बाहर है और इतना कुछ बाहर है। तो ये फुटिंग कुछ यहाँ पे ऐसे चल रहा होगा, अंदर भी ऐसे चल रहा होगा, फिर इस तरह से टर्न लेगा, ये कुछ इस तरह से आपका इस सेंटर लाइन के चारों तरफ आपका फुटिंग चलेगा। इस ये पूरा क्या है, एक स्ट्रिप की तरह से, एक पतला सा एक स्ट्रिप है जो पूरा आपको जितना जहाँ जहाँ भी आपका वॉल जाएगा ये वहाँ वहाँ चलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं या तो कॉन्टिन्यूस फुटिंग या नहीं तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे जब आप फॉर्मूलाज देखेंगे ना तो वहाँ स्ट्रिप फुटिंग के लिए कोई फॉर्मूला आया होगा जिसको चेंज कीजिएगा आप तो स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर फुटिंग ये सब का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, सर्कुलर फुटिंग होगा उसका फॉर्मूला मिलेगा। तो टरज़ागी का जो एनालिसिस है ना वो इस स्ट्रिप फुटिंग के ऊपर में ही बेस्ड है। खुद टरज़ागी ने कहा है कि मेरा एनालिसिस जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको स्क्वायर फुटिंग बनाना है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये कॉलम है, इसके नीचे ये वाला ऐसा फुटिंग है, प्लान बनाए थे इसका कि कुछ ऐसा मेरा फुटिंग है, इसमें यहाँ पे मेरा सेंटर पे कॉलम आ रहा है। तो ये अभी जैसे आपको स्क्वायर दिख रहा है, एक फुटिंग ऐसा भी हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, एक फुटिंग ऐसा भी हो सकता है कि सर्कुलर हो सकता है। मान लीजिए इसमें सर्कुलर कॉलम है और सर्कुलर फुटिंग है। तो ये सब के लिए टरज़ाकी का कहना है कि इसी फॉर्मूले में से क्या करो कि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर दो, आ जाएगा। क्या वैल्यूज़ चेंज करना है वो भी टरज़ाकी ने बता दिया, वो भी आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो स्ट्रिप फुटिंग समझ में इसलिए आना चाहिए और बार बार याद रहना चाहिए इस यूनिट नंबर 5 में और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जब भी सॉयल मैकेनिक्स में बात होगी किसी भी बेयरिंग प्रेशर की, अल्टीमेट लोड की या कोई भी फेलियर की, वो कोई भी फॉर्मूलाज की बात होगी, वो सब कुछ स्ट्रिप फुटिंग के बारे में ही जनरल वाला होता है। अब फिर उसको चेंज कर लिया जाता है रेक्टेंगुलर में।
तो इसलिए जब पहले स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, अपने आप बाद के सारे फॉर्मूला जो है ना वो आसान लगने लगेंगे। अचानक से हम पहले इसको रेक्टेंगल बता देंगे, स्क्वायर बता देंगे और फिर स्ट्रिप पे आएंगे तो आपको लगेगा कि सब फॉर्मूला डिफिकल्ट है टोटल। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो ये जो शैलो फाउंडेशन हम बता रहे थे, तो ये मेरा स्ट्रिप फुटिंग। ये क्या किया, मान लीजिए मेरा यहाँ पे कहीं ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से हम क्या किए, 1 मीटर नीचे आए या 2 मीटर नीचे आए। तो ये मान लीजिए स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग में मान लीजिए 2 मीटर बाई 2 मीटर है, ये साइज़ है। और यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड है, आप यहाँ से आ गए 1.5 मीटर, इतना डाउन आ गए। तो ये जो भी हम लोगों का फाउंडेशन होता है, जितना भी इतने टाइप का फाउंडेशन हम दिखा रहे हैं, इन सब का कुछ ना कुछ अपना एक विड्थ होता है ना। जैसे इसमें 2 मीटर बताए, इसमें आप मान लीजिए ये 3 मीटर बाई 2 मीटर है, तो आपको लार्जर साइज़ क्या है, 3 मीटर है, तो इसमें 3 मीटर हो गया, इसमें 2 मीटर हो गया। मान लीजिए ये स्ट्रिप फुटिंग बना रहे थे, इसका जो चौड़ाई है ये मान लेते हैं 1.5 मीटर है, और ये कितना डेप्थ में है, तो 1 मीटर पे है। तो जब भी इसको जो चौड़ाई है ये फुटिंग का, इसको हम लोग बोलेंगे बी। चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, जो फुटिंग का विड्थ इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगा वो कहलाएगा आपका बी। अब ये बी जो है, अगर आपका ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, अगर ये इस बी के बराबर या उससे कम रहता है तो माना जाएगा कि शैलो फाउंडेशन है। मतलब 2 मीटर का फुटिंग है और 1.5 मीटर पे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब है कि क्या है कि आपका ये अगर 2 मीटर का फुटिंग होता ये वाला, और इसको अगर आप 2 मीटर पे भी प्रोवाइड कर देते तो ये क्या कहलाता, शैलो फाउंडेशन कहलाता। अब आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, किया जा सकता है कि सर ये 2 मीटर का फुटिंग है और अगर हम 2.5 मीटर में प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो भी इसको फिलहाल बोलेंगे शैलो फाउंडेशन ही। ये जो लिमिट बताया जाता है ना, यहाँ पे आपको शायद नहीं लिखे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है DF लेस देन इक्वल टू बी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और यहाँ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन बी। तो ये जो आपका लिमिट्स है ना, ये जनरली आपको बताता है कि फाउंडेशन का टाइप कैसा है, क्या उसमें इफेक्ट आने वाला है। अब इसको बॉर्डर लाइन पे जो वैल्यूज़ है ना, उसके लिए उसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ये सारे शैलो फाउंडेशन के ही टाइप्स रह जाएंगे। डीप में आ जाते हैं आपके पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, आपका कैशन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ये सारे टाइप के जो आपके फाउंडेशन हैं ये आ जाते हैं आपके डीप फाउंडेशन के अंदर में। तो जनरली जब भी लाइटर डेप्थ्स पे रहेगा तो हम लोगों का क्या रहेगा, आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग किसको बोलेंगे, वही जो आपका रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जो हम बनाए थे, जो आपका इस तरह से एक सिंगल कॉलम को लिया हुआ है, तो ये कहलाएगा आइसोलेटेड। अब चाहे ये सर्कुलर रहे, चाहे रेक्टेंगुलर रहे, चाहे स्क्वायर रहे, सिंगल कॉलम को लोड लिया है तो आइसोलेटेड। कंबाइंड फुटिंग हम लोग इसी में देते हैं। कंबाइंड फुटिंग मतलब क्या कि एक फुटिंग है, इसमें एक कॉलम है और यहाँ पे दूसरा कॉलम भी है, 2 कॉलम का एक ही फुटिंग है, तो कंबाइंड फुटिंग आ जाएगा। राफ्ट आ जाएगा, स्ट्रिप फुटिंग आ जाएगा, और भी होते हैं, स्ट्रैप फुटिंग भी होता है। अब स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक आपका फाउंडेशन है, यहाँ दूसरा फाउंडेशन है, अब दोनों अपने आप में लोड कैपेसिटी जो है वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों का साइज़ अगर आप बढ़ाना सोचते हैं तो ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर जाने वाला है। मतलब ये इतना नज़दीक है कि फाउंडेशन का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे में टच कर जा रहा है, तो भी दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को मिला करके अब एक करेंगे कंबाइंड, तो ये इतने दूर का पूरा जो ये खाली जगह है, इस पूरे का हम लोगों का कंक्रीट और रेनफोर्समेंट का पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक बीम से इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, भाई भाई बना दिए इसको। अब क्या हो गया कि अब इसका कैलकुलेशन बदल गया, अब टोटल लोड जो है वो ये फुटिंग और ये फुटिंग मिल करके कुछ ना कुछ ले लेगा, जो कंबाइंड जितना नहीं होगा मगर सिंगल के जितना भी नहीं होगा, दोनों के बीच में कुछ वैल्यू होगा। तो ये कहलाता है आपका स्ट्रैप फाउंडेशन। ये सारे क्या होते हैं, आपके शैलो फाउंडेशन के अंदर में आ जाते हैं। तो शैलो फाउंडेशन का जो मेन जो आपका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो सारा हम आपको यहाँ पे लिख दिए, जो चीज़ हम आपको अभी तक बता रहे हैं वो सारी चीज़ें। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज स्मॉल, शैलो फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका स्मॉल रहेगा। कितना रहेगा, DF शुड बी लेस देन और इक्वल टू B, तो हम लोगों का क्या रहेगा, शैलो फाउंडेशन। ठीक है, अगर जैसे हम आपको बताया कि अगर DF थोड़ा ग्रेटर भी हो गया B से तो भी आपको क्या रहेगा, मॉडरेट शैलो फाउंडेशन, मतलब रहेगा शैलो फाउंडेशन ही, लेकिन अब उसको सिर्फ शैलो फाउंडेशन नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे मॉडरेट शैलो फाउंडेशन। तो जैसे ही हम आपको बोले कि DF अगर आपका थोड़ा ग्रेटर भी हो गया B से तो भी आपका क्या होगा, शैलो फाउंडेशन होगा। अब कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू, अगर 1 से ग्रेटर, ऑब्वियसली B से अगर ग्रेटर हुआ और 15B इससे स्मॉलर रहा,
तो हम लोगों का वो कहलाएगा शैलो फाउंडेशन। जैसे ही डीएफ आपका ग्रेटर देन 15 बी हुआ, मतलब आपके बी से 15 टाइम्स अगर ज़्यादा डेप्थ पे वो चला गया, तब वो डीप फाउंडेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो ये वाला हुआ। अगर प्रिसाइज क्लासिफिकेशन बोलिएगा तो ये वाला हुआ। मतलब है कि ये भी शैलो ही है, लेकिन क्या है कि आपका शैलो से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मॉडरेट। और डीप नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए 6 मीटर चला गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, 9 मीटर चला गया, तो 6 मीटर 9 मीटर और 2 मीटर अगर उसका विथ है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे मॉडरेट शैलो फाउंडेशन। मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में अब अगर आप बात कीजिएगा ना, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जैसे ही आपका जैसे 2 मीटर का आपका विथ है बी, तो जनरली जब आपका 4-5 मीटर या 6 मीटर से ज़्यादा जब डाउन चला जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, प्रैक्टिकल लिमिट लगा देते हैं। थ्योरेटिकल आप बोलेंगे तो 15 तक चला जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लिमिट हम लोग कहाँ पे लगा देते हैं कि जब 4-5-6 मीटर से ज़्यादा नीचे चले जाएंगे हम लोग, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये शैलो फाउंडेशन के जैसा बिहेव ही नहीं करेगा। ये हम लोगों का एक एनालिसिस होगा कि एक्चुअल में अब ये डीप फाउंडेशन की तरह बिहेव करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली उठा के ले आते हैं डीप वाला फाउंडेशन। हम लोग वो आइसोलेटेड और राफ्ट और ये जो आपका स्ट्रिप स्ट्रैप ये सब फुटिंग था वो सारा हटा देते हैं, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं डायरेक्टली पाइल्स। अब कहाँ पे लगा दिए पाइल्स, मान लीजिए 9 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, ये सब पे। अब अगर 24 मीटर को आप 2 मीटर के हिसाब से देखिएगा, मान लीजिए बी अगर आपका 2 मीटर है, तो ये क्या होगा 12 टाइम्स ही होगा, तो उस हिसाब से तो ये मॉडरेट शैलो फाउंडेशन होना चाहिए। तो लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब पाइल्स लगा दिए तो वहाँ पे हम लोगों का ये हो गया डीप फाउंडेशन। तो ये वाला जो आपका लिमिट है ना, ये हम आपको बताने के लिए इसलिए बताया कि आपको पता रहे कि टेक्स्ट बुक्स क्या बोलता है। आप चाहें तो इस चीज़ को अभी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि वो आपके जो आपका थ्योरी है उससे आपके क्लैश कर जाएगा। आप अभी 3rd सेम के स्टूडेंट हैं, ये आप कह सकते हैं इसको, ये आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसलिए आपको जो एग्ज़ाम में लिख के आना है, आप इस चीज़ को मत लिख करके आइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप लिख के आइएगा कि शैलो फाउंडेशन अगर पूछा शैलो और डीप, एक तो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले में पूछ सकता है। अगर फिर भी जियोटेक के पेपर में पूछ लिया तो आप लिखेंगे डीएफ इज़ ग्रेटर देन, अगर आपका बी है तो डीप, अगर डीएफ लेस देन इक्वल टू अगर बी है तो आप कहेंगे शैलो। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इन ओपन एक्सकेवेशन। शैलो फाउंडेशन को जनरली क्या किया जाता है, ओपन एक्सकेवेशन में बनाया जाता है। ओपन एक्सकेवेशन मतलब क्या कि आपका नॉर्मली ये ग्राउंड है, आप आए यहाँ पे इतना सा गड्ढा किए, एक्सकेवेशन किए, मिट्टी बाहर निकाले, यहाँ पे खुद लेबर वर्कर आपका उतरा और उतर करके आप यहाँ पे इस तरह से फुटिंग जो है बनाने लग गए। तो ये जो आप बनाए इस तरह से, इसको कहते हैं ओपन एक्सकेवेशन। अब एक होता है क्लोज्ड एक्सकेवेशन, जैसे आपका बनता है टनल्स वगैरह बनते हैं, तो टनल्स में क्या आ गया, अगर आपका ये पूरा पहाड़ है तो आप ऊपर का ये पूरा पहाड़ नहीं हटा देते हैं, आपको यहाँ टनल बनाना है, तो आपका जो एक्सकेवेशन होगा वो अंदर ही अंदर इस तरह से चलता रहेगा, तो वो कहलाएगा क्लोज्ड एक्सकेवेशन। ठीक है, आइसोलेटेड स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर फुटिंग, कंटिन्यूस वॉल का फुटिंग जिसको स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन जिसको मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, ये सारे क्या है शैलो फाउंडेशन के एग्जांपल्स हैं। डीप फाउंडेशन में लोड जो है वो ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डेप्थ, कि यहाँ पे आपका लोड ट्रांसफर करना है, यहाँ पे आपका पियर है, यहाँ पे आपका ब्रिज आ रहा है, तो ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ लार्जर डेप्थ तक आप अपना लोड ट्रांसफर किए, ये हुआ आपका डीप फाउंडेशन की वजह से। शैलो फाउंडेशन यहाँ पे नहीं काम करता है। शैलो फाउंडेशन कब देते हैं, जब आपका सॉइल, जैसे मान लीजिए ये तो पानी हो गया, यहाँ तो आपको डीप फाउंडेशन ही लगेगा क्योंकि पानी का डेप्थ ज़्यादा है, तो शैलो फाउंडेशन तो हुआ नहीं यहाँ पे। ग्राउंड पे भी हम लोग डीप फाउंडेशन देते हैं। कब देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जिसमें जैसे पानी वाटर टेबल जो है ना वो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ वाटर टेबल है, ये आपका ग्राउंड है और इससे 1-2 मीटर नीचे ही आपका वाटर टेबल आया हुआ है। अब जब आप कैलकुलेशन किए सॉइल मैकेनिक्स के हिसाब से और आपको निकल करके आया कि आपका फुटिंग जो है वो इस ग्राउंड में, फुटिंग का जो ये बेस है ये यहाँ से 3 मीटर नीचे होने से आपको सफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। मान लीजिए ये आपके सॉइल इंजीनियर आपके बनाए एक रिपोर्ट, उसमें आपको बताए कि आपके लिए सूटेबल रहेगा कि आप 3 मीटर पे डेप्थ प्रोवाइड कीजिए, और उसी जगह पे पानी का लेवल भी आ गया है आपका, जो कि बरसात में या मान लीजिए ऑल टाइम रहता है यहाँ पे, जो ऊपर से 2 मीटर पे ही है। इसका मतलब है कि आप जैसे ही एक्सकेवेशन करना शुरू करेंगे वैसे ही आपको क्या होगा, पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा तो आप कंक्रीटिंग कैसे करेंगे। अब पानी यहाँ आ चुका है, इसका मतलब है कि सॉइल इतना सफिशिएंट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ आया है तो मिट्टी हटा करके थोड़ी आया है, मिट्टी के अंदर में वॉइड्स थे,
वॉइड्स थे, तो उन वॉइड्स में क्या हुआ, पानी फिल होते 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 पानी का लेवल यहाँ तक आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रेंथ आपके सॉइल का जब पानी का लेवल ऊंचा होगा तो ये आपका कम हो गया होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। उसमें आपको ये चीज़ भी आएगा कि वाटर टेबल जितना ऊपर आएगा स्ट्रेंथ उतना नीचे जाएगा। अब यहाँ पे बनाना है आपको 20 फ्लोर का बिल्डिंग। अब 20 फ्लोर का बिल्डिंग का लोड इमेजिन कर लीजिए कितना होगा, उसके हिसाब से जो डेप्थ रिक्वायर्ड हुआ वो मान लीजिए यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ। अब हम एक्सकेवेशन ही नहीं कर सकते हैं तो हम शैलो फाउंडेशन कैसे देंगे। इस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खड़े रहते हैं और हम लोग पाइल्स को क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं। पानी आएगा तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको एक्सकेवेशन थोड़ी, हमको मतलब खुद उतर के काम थोड़ी करना है। और उसके बाद अब वो जैसे होल्स बनाए हम लोग ग्राउंड में, उसके अंदर हम लोग पाइल्स डाल रहे हैं। जब पाइलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए पानी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को डिस्चार्ज करते रहते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करते रहते हैं। अब उसके लिए भी मेथड्स होते हैं, पानी के साथ साथ कॉन्क्रीटिंग करना है तो वो भी आपको एक ट्रीमी मेथड आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे। अभी थर्ड सेम में अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे आपको एक मेथड आपको पता चलेगा, ट्रीमी मेथड। ट्रीमी मेथड में क्या होता है कि हम लोग पानी के अंदर में ही अगर हम लोगों को कॉन्क्रीटिंग करना है तो हम लोग कुछ आपके एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स का, टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग इसमें कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है ना जब कॉन्क्रीटिंग एक छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया से हो रहा हो। जैसे आप होल किए, उसके अंदर से आपको कॉन्क्रीटिंग करना है, तो ट्रीमी मेथड पॉसिबल है। अब आप एक खुले मैदान में पहुंच जाएंगे और उसमें आप 5 मीटर का इतना दूर का एक्सकेवेशन कर देंगे, फिर बोलेंगे ट्रीमी मेथड करना है, तो नहीं हो पाएगा। तो वो जब ट्रीमी समझिएगा तब समझ में आएगा कि ट्रीमी मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा शैलो और डीप फाउंडेशन के बारे में कुछ बेसिक जो बातें आपको पता होनी चाहिए, ताकि अब आपके दिमाग में क्या होगा ना कि जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बियरिंग कैपेसिटी टरजागी ने जो दिया वो शैलो फाउंडेशन के बारे में दिया। आपका ये पूरा सिलेबस का चैप्टर 5 जो है, यूनिट 5, ये शैलो फाउंडेशन के ऊपर में ही है। तो डीप फाउंडेशन का डिस्कशन इस वाले सिलेबस में, इस वाले जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें अभी फ़िलहाल नहीं होगा। एसएससी के लिए हो सकता है, बीटेक के लिए हो सकता है, डिप्लोमा लेवल पे आप लोग डीप फाउंडेशन का सिर्फ नाम जान करके छोड़ देंगे। एग्जाम में थ्योरी जियोटेक में नहीं पूछेगा पाइल फाउंडेशन के बारे में, डीप फाउंडेशन के बारे में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ फाउंडेशन के टाइप्स जब पढ़ाए गए होंगे तो वहाँ पे आपको ये डिस्कशन किया गया होगा कि कितने तरह के फाउंडेशंस होते हैं। ये सारा हम आपको बता दिए हैं कि आपका शैलो फाउंडेशन का टाइप होता है। डीप फाउंडेशन में बता दिए पाइल, पियर, वेल और कैशन फाउंडेशन, ये सारा आपका डीप फाउंडेशन होता है। अब बात आती है आपकी बियरिंग कैपेसिटी की, कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। अब आपको समझ में आ चुका है, इतनी देर से हम लोग एक आधे घंटे से यही स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी इसका थ्योरी पढ़िए, सारी चीज़ जो हम आपको बताए हैं ना वो यहीं पे कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाएंगी। Bearing capacity is the power of foundation soil to hold the forces from the superstructure, मतलब बिल्डिंग, विदाउट अंडरगोइंग शेयर फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट। दो ही तरीके का फेलियर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पहले शेयर होगा और फिर एक्सेसिव सेटलमेंट होगा। ये शेयर और एक्सेसिव सेटलमेंट के हुए बिना जो पावर है सॉइल का, जो मैक्सिमम लोड सुपरस्ट्रक्चर से जो आता है उसको सपोर्ट कर सकता है, वही क्या कहलाता है, आपका बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। बता चुके थे पहले ही। When a foundation is loaded, it settles, ये कॉमा आएगा यहाँ पे। जब फाउंडेशन में लोड दिया जाता है तो वो सेटल करता है। दिस सेटलमेंट इंक्रीज मोर और लेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन लोडिंग प्रेशर। जितना आपका लोड बढ़ता रहेगा उतना उतना ही आपका सेटलमेंट जो है वो लीनियरली वेरी करता रहेगा। लोड कम, सेटलमेंट कम, लोड ज़्यादा, सेटलमेंट ज़्यादा। Beyond a certain loading pressure, the foundation settles rapidly or sinks into the ground, causing rupture of the ground. अब जब एक सर्टेन आपका प्रेशर के बाद जब आपका जो लोडिंग है वो और बढ़ता चला जाता है तो आपका फाउंडेशन क्या करता है, बहुत क्विकली सेटल कर जाता है, जिसको फेलियर बोलते हैं आप। अब वो या फिर वो ग्राउंड के अंदर में सिंक कर जाता है। जब आपको बताया कि पंचिंग फेलियर का एग्जांपल जो समझा रहे थे पहले, कि ग्राउंड में आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, आपका सडनली गिरता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचिंग फेलियर। हम लोगों का फुटिंग को तोड़ते हुए फाउंडेशन कॉलम जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं सिंक कर जाना। तो वो सिंक कर जाता है तो इससे क्या होता है, ग्राउंड में आपका रप्चर हो जाता है, अल्टीमेटली आपका बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है।
दिस लोडिंग प्रेशर एट विच द फेलियर बाय रप्चर ऑफ द ग्राउंड टेक्स प्लेस इज टर्म्ड एज बेयरिंग कैपेसिटी। यही वो जो कैपेसिटी है जिस वक्त तक आपका रप्चर नहीं हो रहा था ग्राउंड में, आपका ग्राउंड में या तो इस तरह से कोई फेलियर या तो सडनली इस तरह से फेलियर, जो आपको हम बताएं कि जनरल फेलियर, लोकल फेलियर और शेयर फेलियर होगा जो आप आगे पढ़ेंगे। अगर ये कोई सा भी फेलियर ग्राउंड में जब तक नहीं हो रहा है, तो जिस कैपेसिटी तक नहीं हो रहा है उस कैपेसिटी को कहते हैं हम लोग बियरिंग कैपेसिटी। अब एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये ऑब्वियसली थ्योरी में 4 मार्क्स में पूछेगा, और या फिर अगर बहुत लेंदी पूछ लिया तो 6 मार्क्स में आपको ये चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो 4 या 6 के लायक ये थ्योरी ऑब्वियसली नहीं है। तो जब भी आपको देगा एक्सप्लेन अबाउट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन डिटेल्स, तो आपको बियरिंग कैपेसिटी के बारे में तो पहले बता देना है, और उसके बाद आपको बता देना है इसके टाइप्स के बारे में कि कितने तरीके के आपके बियरिंग कैपेसिटी जो है वो हो सकते हैं। ये पूरा के साथ जब आप थ्योरी एक्सप्लेन कीजिएगा तो 4 या 6 के लायक सफिशिएंट आपका हो जाएगा। अगर आप वही फुटिंग बना करके इस तरह से कोई डायग्राम के साथ बताना चाहते हैं तो और बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा फिगर का रिप्रेजेंटेशन आपके ग्राउंड उसमें रहेगा कॉपी में, उतना ज़्यादा आपको वो हेल्प करेगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये समझना ही है हर हाल में, क्योंकि ये समझ जाएंगे आगे का जो पूरा बेस है जो हम यहाँ ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उसका वजह ये है कि अगर आप मेरे डिस्कशन को सुनते हैं, अगर ये 1 घंटा आधा घंटा जो भी इसमें लगेगा इसको अगर आप सुनते हैं तो आगे आपको फिर लाइफ टाइम में जो आपको ये फाउंडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट ही होता है जो आपके 2 साल जब आप पढ़ाई छोड़ते हैं और फिर दोबारा जब आप शुरू करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ही अगर क्लियर होता है तो दोबारा आसान लगता है। अदरवाइज दोबारा फिर से वही मेहनत लगता है, फिर से वही रटना रहेगा। जितना एज आगे जाते जाएगा आपका रटने का कैपेसिटी कम होता रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को यहाँ सुन लीजिए, पूरी स्टोरी सुनिए। ये स्टोरी ही होता है जो सारे सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स को जो डाउट्स होते हैं जो क्लियर करता है वो ये स्टोरी क्लियर करता है। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी समझ में आ गया। अब कितने टाइप्स के बेयरिंग कैपेसिटी हो सकते हैं सॉइल का? ये बेयरिंग कैपेसिटी तो हमेशा एक ही टाइप का होगा ना, मेन कि अगर आपका सॉइल कोई लोड उठा सकता है तो वही जो लोड होगा वही आपका फेलियर वाला लोड होगा। उससे ज़्यादा का आप लोड देंगे तो फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हमेशा एक ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी आप अल्टीमेट बोल देंगे तो वो 410 हो जाएगा और नेट अल्टीमेट बोल देंगे तो 310 हो जाएगा। जो अलग अलग होता है, जो ये नाम अभी हम अलग अलग आपको पढ़ाएंगे, वो क्या है कि आप इस बियरिंग कैपेसिटी को किस जगह पे बता रहे हैं उसके हिसाब से होता है। अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं तो इसका कुछ नाम रहेगा, अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं तो कुछ नाम रहेगा, यहाँ पे बता रहे हैं तो कुछ नाम रहेगा। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब एक्चुअल कैपेसिटी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लिए तो वो हो गया आपका कि जो आप फैक्टर्ड कैपेसिटी बता रहे हैं। जो हम आपको एग्जांपल दिए थे कि 750 किलोमीटर लोड ले सकता है, लेकिन आप बताए कितना, 500 ही बताए। मतलब वो क्या हुआ कि जो कैलकुलेशन आप कहीं पे भी बता दीजिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 कहीं पे भी कोई आप निकाल दीजिए इंटेंसिटी और उसको आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो अलाउेबल हो जाएगा। टोटल मतलब जो एक्चुअल है, अलाउेबल मतलब क्या रहेगा कि जो आप परमिशन दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा का लोड भी मत देना। अगर न्यूमेरिकल से 501 किलोमीटर का लोड निकल के आया तो आप उसको फेलियर मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं 1.5 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद 500, तो 499.9 किलो न्यूटन सेफ है, 501 सेफ नहीं है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमेशा बेयरिंग कैपेसिटी एक ही रहता है। हम इस यहाँ जो मिट्टी फुटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा आ जाता है, हम इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो लोड इंटेंसिटी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम आएगा, होगा वो यहीं का। लेकिन हम किसको, अगर देखिए फाउंडेशन ना बहुत तरीके से बनता है। जब आप बेसमेंट बनाते हैं तो जितना आप एक्सकेवेशन करते हैं आप उतना ही मिट्टी वापस थोड़ी भर देते हैं। आपका कोई एक यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आपको मॉल बनाना था तो आप यहाँ पे एक बेसमेंट बनाने का एक्सकेवेशन किए, पूरा मिट्टी निकाले, आप यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब आप यहाँ पे फाउंडेशन बनाए और इसके ऊपर क्या किया, आप फ्लोरिंग दे करके यहाँ पे गाड़ी चलने के लिए आप जगह बना दिए। तो अब आप क्या किए, इस फुटिंग के ऊपर में जो आने वाला मिट्टी का जो इतना लोड होता, ये इस मिट्टी के लोड को तो आप कंसिडर नहीं किए। इससे थोड़ा कम आ गया आपका कुछ व्हीकल का लोड, वो आप कंसिडर कर लिए। तो आपका क्या हुआ कि एक्चुअल में जो कैपेसिटी था वो मिट्टी के साथ जो था, मान लीजिए 500 किलोमीटर उठाने का था। अब मिट्टी के अलावा पूछेंगे तो आप बोलेंगे ना कि ये 400 किलोमीटर मिट्टी के अलावा है, मतलब 100 मिट्टी का था और 400 आपके गाड़ियों का लोड था।
या जो आपके बिल्डिंग का लोड था। तो वही चीज़ है, 500 ही है, बस उसको बताने का तरीका है 400 + 100 करके। तो यही 100 का ये मिट्टी होता है। ये लेंगे कि नहीं लेंगे उसी हिसाब से जो बेयरिंग कैपेसिटी का नाम है वो आपका बदलते चला जाएगा। तो आप कितने तरीके के बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे एक अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, एक नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, एक नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, एक पढ़ेंगे आप सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, और एक पढ़ेंगे आप अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में। जिसमें से फॉर्मूला आपको सिर्फ 4 का याद रखना है, ये पहले 4 का, 5वें का फॉर्मूला नहीं याद रखना है। जो अलाउ किया जाता है, जो हम आपको बताए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जो आप डिवाइड करके बताते हैं वही आपका अलाउएबल हो जाता है, वो इसी के अंदर में ही कंसिडर हो जाएगा। तो बेयरिंग कैपेसिटी को इन 5 नामों से आगे पूरे सब्जेक्ट में बोला जाएगा। बहुत जगह पे न्यूमेरिकल्स भी आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देता है। आपको अल्टीमेट का फॉर्मूला याद है, आपको नेट अल्टीमेट पूछ देगा, वो जो नेट वर्ड लिखा रहेगा ना, आपको जल्दी जल्दी में वो दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई देगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, उसके पहले का नेट छूट जाता है। अब उसमें क्या होता है कि आप ये निकाल देते हैं और आपको गामा डीएफ भी माइनस करना था, उसके बाद ये निकल कर क्या आता है, ये मिस हो जाता है। तो 1 नंबर वहाँ पे आपका कट जाता है, आपको सिर्फ 5 नंबर मिलता है अगर 6 का न्यूमेरिकल होता है तो। ठीक है, अब ये सारे टर्म भी आपस में रिलेटेड है। जैसा भी हम आपको बताया कि अलग अलग लेवल पे आप निकाल रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स भी आपस में रिलेटेड है। पहले हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी रीडिंग करेंगे। थ्योरी रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में भी साथ साथ में आ जाएगा। हम आपको बोले कि हमको एक फुटिंग बनाना है। सबसे पहला बात जो सबसे इनिशियल आइडिया आया कि एक फुटिंग बनाएंगे, बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाएंगे। यहाँ पे मेरा बिल्डिंग ग्राउंड का लेवल था मिट्टी, हम डिसाइड किए कि हम यहाँ पे अपना फुटिंग रखेंगे। तो इस वाले जगह को हम बोल देते हैं, मान लीजिए 0.0 मीटर, डेटम बोल दिए, कुछ भी नाम दे देते हैं, या ए बोल देते हैं इसको, ए। इस ए पे हम अपना फुटिंग रखेंगे। इस ए पे इसके ऊपर जितना भी चीज़ आएगा सब इसको लोड कंसिडर होगा, क्योंकि इस जगह को कुछ उठाना है। तो इस जगह से 0.0 से लेकर के ऊपर जितना भी टोटल बिल्डिंग होगा वो सारे का लोड जो इसके ऊपर आएगा, और उसके हिसाब से जो इसका कैपेसिटी निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट मतलब सब कुछ, इसमें सब कुछ है। सब कुछ मतलब क्या, ये फुटिंग का सेल्फ वेट, ये इसके ऊपर जो ये मिट्टी इतना दूर का, ये जो आप देख रहे हैं इतने दूर का मिट्टी भी इस फुटिंग के ऊपर अगर आप वापस भरते हैं तो ऐड होगा। अगर आप नहीं भरने वाले हैं, बेसमेंट बनाने वाले हैं, तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो ये इसका वेट, ये भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा। इस कॉलम से जो ये लोड आ रहा था 500, ये सारा का वेट मिला करके जो आप टोटल निकालते हैं इंटेंसिटी, उसके हिसाब से जो टोटल ये अगर बोला जाएगा कि टरजागी के फॉर्मूला के हिसाब से बताइए कि इस सॉइल में, इस कंडीशन में जो भी पानी का लेवल जहाँ पे है, सॉइल का टाइप जैसे क्ले है कि सैंड है, उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इतना डिग्री है, उन सब के हिसाब से बताइए कि मेरा स्ट्रिप फुटिंग अगर हम दे रहे थे तो मेरा कितना क्यू का फॉर्मूला होगा, कितना वैल्यू होगा। अगर हम स्क्वायर दे रहे हैं तो फिर टरजागी ने क्या फॉर्मूला बताया था, उसके हिसाब से कितना होगा। अब आपको चेक करना है ये टोटल के लिए जो टोटल को बियर करता है वो कहलाता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब आप बोले कि सर हमको टोटल का नहीं जानना है, हमको जानना है कि अगर हम ये मिट्टी वापस नहीं रखते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन ये क्या है, एक तरह से बर्डन ही है ना। इस मिट्टी का काम कुछ नहीं है, ये मिट्टी पहले आप एक्सकेवेट करके निकाले, अब बाद में वापस डाल दिए, तो ये तो सिर्फ अननेसेसरी का बाहर आया ना, क्योंकि नीचे जाना था आपको इसलिए आप इसको खोदे, अब बाद में आपको उसको वापस ही रखना पड़ा। तो वापस रखना पड़ा तो ये क्या हो गया, आपके लिए एक बर्डन हो गया। तो ऊपर में रखा है इसलिए ओवर बर्डन हो गया। अब ये ओवर बर्डन प्रेशर को अगर हम बोले कि हटा दो और हटा के बताओ कि ये फुटिंग, ये जो सॉइल है इस पर नेट कितना प्रेशर पड़ेगा, एक वर्ड आता है, अब हम आपको यहाँ पे नहीं बताएं वो चीज़, यही अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के पहले का आता है अल्टीमेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के पहले आता है नेट अल्टीमेट प्रेशर इंटेंसिटी। तो हम जो बात कर रहे हैं इन लोड्स की, ये लोड्स आपको हमेशा क्या बताएंगे, ये बताएंगे आपको ये इतना दूर जो आएगा ये बताएगा आपको प्रेशर इंटेंसिटी, क्योंकि ये प्रेशर किससे बन रहा है, लोड पर यूनिट एरिया पे बन रहा है। इसको बियर कौन कर रहा है, इसको बियर कर रहा है आपका सॉइल। तो सॉइल के बारे में जब बात करेंगे तो बात करेंगे बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो क्योंकि अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये सारा लोड वगैरह, ये बता रहे हैं प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में कि टोटल प्रेशर इतना इसके वजह से पड़ रहा था। अब आप बोले कि हम ओवरबर्डन प्रेशर को हटा देते हैं सर,
ये वाला मिट्टी को आप क्या किए, हटा दिए। अब आप बोले कि सर मेरा कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, तो अगर पहले ये मिट्टी ले करके अगर 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर प्रेशर बन रहा था और इस ओवरबर्डन का वेट अगर 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था इसका प्रेशर, तो आपके पास नेट कितना बचा, 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे बोला जाए लोडिंग के बारे में, प्रेशर के बारे में, कि टोटल प्रेशर जो सब कुछ लेके आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो जो आ रहा है वो है अल्टीमेट प्रेशर। अगर बोला जाए कि ओवरबर्डन वाला हटाओ, क्योंकि एक आप हटा क्या सकते हैं इसमें से, सिर्फ यही मिट्टी, आप फुटिंग तो हटा नहीं सकते हैं, फुटिंग के ऊपर जो लोड आ रहा है वो आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब तो कैलकुलेट होकर के आया है ना। तो अगर आप इसको हटा रहे हैं तो ये ओवरबर्डन प्रेशर सिर्फ हटेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हट सकता है। ओवरबर्डन प्रेशर हटाए तो बोले अब कितना मेरा प्रेशर आ रहा है, वो कहलाएगा नेट प्रेशर। तो जो टोटल मिट्टी को ले करके, ओवरबर्डन वाले को ले करके जो सॉइल लोड उठाएगा वो कहलाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जब हम बोले कि हम ओवरबर्डन प्रेशर हटा दिए हैं, उसके हिसाब से जो मेरा प्रेशर आ रहा है उसके हिसाब से मेरा सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो भी बियरिंग अल्टीमेट वाले से थोड़ा कम होगा। तो जैसे नेट प्रेशर कम हुआ 450 हो गया, वैसे नेट बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल वाले में से यही गामा इंटू डी एफ, मतलब गामा क्या है, यूनिट वेट, डी एफ क्या है, डेप्थ। गामा का यूनिट अगर किलो न्यूटन में ले लेते हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इंटू क्या है डी एफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मीटर में, ये कैंसिल होके क्या बना देगा, ये बना देगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही जो प्रेशर आ रहा है, लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। तो आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहनी पड़ेंगी कि प्रेशर आता है उसको उठाता है सॉइल। तो ग्रॉस प्रेशर क्या है, जितनी चीज़ें आलतू फालतू सब आ सकती हैं सबका लोड उठाएगा, तो अल्टीमेट वाला निकालिएगा। अगर ये वाला मिट्टी को आप दिमाग लगा रहे हैं कि हटा देते हैं, जैसे कि बेसमेंट वाले केस में हम आपको एग्जांपल दिए, वहाँ हम लोग इसको हटाते हैं। हम लोग अपना घर बनाते हैं तो हम लोग इसको नहीं हटाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक एक्सकेवेशन करते हैं, फुटिंग में लगाते हैं, फुटिंग का जब कंक्रीट स्ट्रांग हो जाता है वापस ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो मतलब है कि अल्टीमेटली हम लोग ये वाला लोड वापस दे देते हैं। तो हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे अपने घर का फाउंडेशन, तो हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट प्रेशर दे रहे हैं। जब मॉल वगैरह में बेसमेंट बनेगा तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेट बियरिंग कैपेसिटी की। क्यों, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नेट प्रेशर दे रहे हैं, टोटल नहीं दे रहे हैं। टोटल कभी आएगा भी नहीं पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि बेसमेंट कभी आप बंद नहीं कीजिएगा। बेसमेंट में आप गाड़ी पार्किंग लगवा रहे हैं, आप सारी प्लानिंग करके अपने बिल्डिंग को बनाए हैं, तो कभी भी ये ओवरबर्डन प्रेशर आप बाहर से ला करके मिट्टी वापस बेसमेंट में नहीं भरने वाले हैं, तो कभी भी अल्टीमेट कैपेसिटी जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो फिर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे डिज़ाइन क्यों कीजिएगा। फिर आप बात कीजिए थोड़े कम की, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात, ठीक है। अब इन दोनों में हम अभी भी कहीं पे ये नहीं बोले कि हम लोड को 1.5 गुना बढ़ा देते हैं, 2 गुना बढ़ा देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्चुअल सिचुएशन की। ये हमको पता है एज एन इंजीनियर, अभी हम अपने क्लाइंट को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताएंगे तो वो तो उतना ही लोड के लिए बोलेगा कि और थोड़ा सा लोड दे दो, थोड़ा और एक फ्लोर बना देते हैं, और 2 फ्लोर बना देते हैं, उसको तो पैसा कमाना है। तो आप इंजीनियर हैं, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि थोड़ा सा इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके जो आप बताएंगे वो वाला आपका क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा सेफ वर्ड, वहाँ पे अब आपको यूज़ करना आप शुरू करेंगे। ये आप यूज़ करेंगे अपने लिए। वो बोलेगा कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, आप बोलेंगे कुछ नहीं, जिसमें बिल्डिंग सेफ रहता है वही सेफ बियरिंग कैपेसिटी है। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि हम टोटल लोड उठाने की कैपेसिटी को 1.5 गुना कम कर चुके हैं। तो जैसे ही आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU, इसमें जैसे ही आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बन जाएगा आपका अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। ये वाला वर्ड, ये अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी, ये क्या बन जाएगा आपको, QU डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो अल्टीमेट लोड आ सकता था उसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया मेरा अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। अब आप क्या किए थे, मान लीजिए आप ग्रॉस की बात नहीं कर रहे थे, आप बात कर रहे थे नेट वाले की, कि मेरा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है वो ओवरबर्डन को हटा दिए तो मेरा कुछ इतना निकला। तो अगर हम इसको, अगर हम मान लीजिए मेरा बेसमेंट वाला ही स्टोरी है, अब बेसमेंट में है, कभी मिट्टी मेरा आ नहीं सकता, तो ये QU माइनस गामा DF ही मेरा QNU का फॉर्मूला रह जाएगा। जो यहाँ पे QU था वो यहाँ पे QU माइनस गामा DF हो जाएगा। अब अगर हमको इसका बताना है, बेसमेंट वाले एग्जांपल में अगर क्लाइंट को बताना है कि सेफ कितना कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे, QNU को डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो ये QNU डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि QNS इज इक्वल टू QU माइनस गामा DF डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम QNU का क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए, QU माइनस गामा DF डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
तो ये क्या किए, नेट अल्टीमेट वाले में से हम सेफ का बात किए, तो नेट वर्ड रहा, अल्टीमेट अब आप नहीं निकाल रहे हैं, अब आप सेफ वाला वैल्यू बता रहे हैं उसको। ये आप निकाले, ये आप उसको बता रहे हैं, ये आप निकाले थे, और ये दूसरा वाला यहाँ ये वाला आप उसको बता रहे थे। तो क्यू यू निकाले तो नेट अल्टीमेट, क्यू यू को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिए अलाउेबल। नेट अल्टीमेट कब निकाले, जब ओवरबर्डन माइनस कर दिए। अब नेट अल्टीमेट का सेफ बताना है तो नेट अल्टीमेट हट जाएगा, नेट सेफ हो जाएगा। नेट सेफ कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्या होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी? अब आप क्या किए कि मान लीजिए कि आप क्लाइंट को बता दिए कि अलाउेबल जो है नेट्स, या अलाउेबल नहीं, इसको बोलते हैं नेट सेफ जो है, वो आप उसको बता दिए कि 750 आप निकाले नेट अल्टीमेट। अब नेट अल्टीमेट में आप 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए, और आप उसको बता दिए कि क्यू यू माइनस गामा डी एफ, ये आप करके डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कर दिए, और आप उसको बता दिए कि आपका जो नेट अल्टीमेट है वो आपका है, सॉरी नेट सेफ जो है वो है आपका 500 किलो न्यूटन। अब इसमें आप उसको बताए कि आप जो है बेसमेंट में मिट्टी नहीं भरेंगे, उसको वो कंसिडर आप कर लिए, माइनस कर दिए हैं। अब उसका ये निकल गया, अब वो अपना मान लीजिए कि कैलकुलेशन कर रहा है या काम कर रहा है, वो बोला कि नहीं हम जो है ना वो बेसमेंट वाले में मिट्टी भरेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही भरेंगे बोले तो प्लस किए आप, और इसमें क्या किए, क्या भरेगा, मिट्टी भरेगा, तो गामा डी एफ। अब इसमें वापस से आप ऐड कीजिएगा। अब ये वो सेम चीज़ नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए क्यू यू माइनस गामा डी एफ प्लस गामा डी एफ करते तो सेम चीज़ बनता, लेकिन आप क्यू यू माइनस गामा डी एफ, अगर 750 में अगर ये 50 था, डायरेक्टली आप 750 में 50 माइनस करते, अब प्लस 50 कर देते, तो ये अल्टीमेटली 750 रह जाता। आप क्या किया, आप 750 को घटा करके 1.5 से बना दिए 500, और अब आप बोल रहे हैं कि 500 में आप वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे 50, तो ये कितना बनेगा, 550। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि जब आप नेट अल्टीमेट निकाल चुके हैं, उसके हिसाब से आप नेट सेफ निकाल चुके हैं, और फिर आपको उसमें क्या करना होगा कि ओवरबर्डन प्रेशर को वापस से ऐड करना होगा, तो आपका फिर यही वाला फॉर्मूला बनेगा जो हम आपको बताए कि क्यू एन यू बाई एफ आप कर चुके थे, प्लस गामा डी एफ आप इसमें ऐड कर देंगे। तब ये जो नाम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। तो थोड़े थोड़े सा आप देखिए वर्ड में डिफरेंस है, नेट सेफ, नेट अल्टीमेट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। यही वाला वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है जो आप जो है वो निकालते हैं, लेकिन आपको इसको रट के नहीं रखना है, आपको ये कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपको बस ध्यान रखना है सारे नाम को, कि क्वेश्चन में वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी पूछ सकता है, नेट सेफ भी पूछ सकता है, नेट अल्टीमेट भी पूछ सकता है। टरजागी जो फॉर्मूला देते हैं वो सिर्फ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का देते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्योंकि क्यू यू बता दिए जब, तो क्यू यू में से गामा डी एफ माइनस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेगा। क्यू यू में से गामा डी एफ माइनस करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी हो जाता है। उसके बाद उसमें बाद में गामा डी एफ जोड़ लेंगे तो भी हो जाएगा। सब चीज़ जाके किस पे टिक रहा है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे। तो सर टरजागी ने क्या किया कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का ही फॉर्मूला बता दिया। बस जो ड्रॉबैक रखे वो क्या रखे कि उसको स्ट्रिप के लिए बताए, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन बता दिए। बोले इसमें कुछ शेप फैक्टर्स जो लगा लो, शेप फैक्टर जैसे ही लगाओगे तो तुम्हारा ये स्ट्रिप को तुम जितने शेप फैक्टर से चेंज कर रहे हो, रेक्टेंगुलर में, स्क्वायर में, सर्कुलर में, उसी हिसाब से उतना शेप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो मेरे वाले फॉर्मूला में। वो शेप फैक्टर आगे आप पढ़ेंगे जब आपके सिलेबस में वो चीज़ आएगा। तो ये है हम लोगों का वो 5 टाइप का ये सारा बियरिंग कैपेसिटी, जो आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए, तो थ्योरी उसका एक्सप्लेन कीजिए। जो प्रॉपर रफ डायग्राम एक आप बना सकते हैं वो बना के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को झूठ मूठ का भी कोशिश किया कीजिए एग्जाम में, कि इस तरह से डायग्राम बना करके यहाँ पे बताने का कि यहाँ पे ये इसको नाम दे दीजिए ओवरबर्डन प्रेशर। एक इंप्रेशन अपने आप बनते चला जाएगा कि उसको ओवरबर्डन प्रेशर भी स्टूडेंट को पता है, रट के सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, उसको कहानी पता है कि इतने दूर का जो सॉइल है ये ओवरबर्डन प्रेशर है, ग्राउंड लेवल से लेके फुटिंग के टॉप तक का जो सॉइल है। उसको यहाँ बताइए कि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे सिर्फ इस तरह से लिखिए, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, या नहीं तो लिख दीजिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, हो जाएगा इन जनरल। अब बाद में सबको एक्सप्लेन कर दीजिए एक एक करके, ठीक है। तो ये है सारा आपका बियरिंग कैपेसिटी, जो आपके सिलेबस में पहला वाला पॉइंट था। पहला चैप्टर, पहला क्लास हमेशा लेंदी होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें बता देंगे और फिर आगे उसको रिलेट करते चलेंगे तो आसान लगते चला जाएगा, इसीलिए ये आपका इतना डिस्कशन जो है वो लेंदी होता है।
इसके बाद आपका फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे कि जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर, ये सारा आपका क्या होता है, इसका ये डायग्राम वगैरह है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम बताते चलेंगे, आपको आज ही चीज़ें अभी तक भी समझ में आ गई होंगी। अब जब हम बताएंगे कुछ आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको अपने आप ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लग जाएंगी। तो ये है मेरा आज का ये सारा डिस्कशन बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो आई होप आपको आज जो हम ये डिस्कशन किए होंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।